नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की। दोस्तों, अगर जीएमपी का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि खराब गुणवत्ता वाली दवा आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। एक खराब गुणवत्ता वाली दवा कैसे बन सकती है? यानी प्रोसेस के दौरान, यानी जब हम बैच बना रहे हैं तो उस दौरान कुछ गलती हो गई तो इससे उसकी गुणवत्ता पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ सकता है। कोई भी दवा जो तय किए गए मानकों पर खरी नहीं उतरती और जो शायद ही आपके विकारों को सही ठीक नहीं कर सकती, हो सकता है उससे फायदे की वजह आपको नुकसान हो जाए, ऐसी दवा से हम इलाज की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए जीएमपी की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान क्या है, आप हर जगह क्वालिटी कंट्रोल का सैंपल लेकर परीक्षण नहीं कर सकते। तो त्रुटियों को कैसे रोका जा सकता है, जो भी कमियां हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए आपको एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बनानी है, एक तय मानक निर्धारित करने हैं। उन मानकों के आधार पर अगर दवा का निर्माण होगा तो आपकी दवा सही होगी और आपके विकारों को, आपके रोगों को दूर करने में सक्षम होगी। ठीक है। अब इन मानकों में जीएमपी जैसे कंटामिनेशन हो गया, क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, मिक्सअप हो गया और बहुत सी चीजें और बहुत से पैरामीटर्स इस जीएमपी के अनुसार आते हैं। तो जीएमपी एक क्या है, एक ऐसा टर्म है, कभी कभी आपने देखा होगा सीजीएमपी। तो सीजीएमपी क्या होता है? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी अगर हमने एक बार रूल बना दिया कि 1980 में कोई रूल आ गया, 1988 में कोई रूल आ गया, अब ऐसा नहीं है कि हम उसी पे चिपके रहेंगे। उतने स्टैंडर्ड्स, उतने तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमको रखने हैं, प्लस जो फार्मा में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अपडेट्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमको अपने आप को अपडेट रखना है। तो GMP is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards. It is designed to minimize the risk involved in any pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final product. यानी हर एक स्टेप पर आपको ऐसे नियम रखने, आपको ऐसे कंट्रोल्स रखने हैं कि आपकी दवा में किसी प्रकार के विकार ना आए। तो जीएमपी करता है सभी एस्पेक्ट्स को, यानी प्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। यानी स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर आपका प्रीमाइस कैसा हो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट कैसी होनी चाहिए, और स्टाफ की ट्रेनिंग, और प्रत्येक कार्य के लिए डिटेल्ड रिटर्न प्रोसीजर, जैसे कि कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, बीएमआर हो सकता है, ये सब के डिटेल्ड रिटर्न प्रोसीजर होने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही हो रहे हैं और हर जगह हर एक स्टेप पर इसका पालन किया जा रहा है। GMP refers to the good manufacturing regulations published by the FDA under the Federal Food, Drug and Cosmetic Act। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे आईसीएच में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, अलग अलग गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है। जैसे यूएसएफडीए गाइडलाइन में आप जाएंगे तो 21 सीएफआर पार्ट 210 और 211 है। तो जीएमपी एक रेगुलेशंस का सेट है जो इस बात को इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, ब्लड और कुछ टाइप्स के फूड की क्वालिटी को इंश्योर करता है। यह रेगुलेशन कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग को, फैसिलिटीज को और कंट्रोल्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट में जो भी कंट्रोल्स है उनको भी रेगुलेट करता है। जब हम करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कई एजेंसी, जैसे कि आपने यूएसएफडीए में जाएंगे, 21 सीएफआर में जाएंगे तो वहाँ स्मॉल सी एंड कैपिटल जीएमपी यूज होता है। तो सी इज स्टैंडिंग फॉर, लेटर सी स्टैंड का है करंट के लिए। ये कंपनीज को याद दिलाता है कि आपको अप टू डेट टेक्नोलॉजीज यूज करनी है और सिस्टम्स को यूज करना है, आपको ओल्डर जीएमपी प्रैक्टिसेस पर ही चिपके नहीं रहना है। ठीक है। बात करें जीएमपी के हिस्ट्री की तो 1905 में एक बुक आई थी जंगल, जो जिसने पब्लिक के ओपिनियन को चेंज किया। ये लिखा गया था अपटन सिंक्लेयर के द्वारा, जो कि एक विरोधी स्वभाव के थे, जर्नलिस्ट थे और
समाज में जागरूकता पैदा करने वाले थे। उन्होंने शिकागो में एक मीट पैकिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में, वहाँ पर जो मीट पैकिंग इंडस्ट्री थी वहाँ की अनसैनिटरी यानी अनहाइजीनिक कंडीशंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था, काटा जाता था और प्रोसेस किया जाता था, और वहाँ पर सड़े हुए मांस और डिजीज यानी कोई पशु बीमार है उसको भी काट के वो लोग बेच कर, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। एक चीज और देखें, एक इसके अलावा एक कहानी और है कि जो रॉन्ग रॉ मटेरियल सल्फानिलामाइड का एक एलेक्सिर था। एलेक्सिर जानते हैं आप, एक स्वीटनिंग एजेंट होता है। तो रॉन्ग रॉ मटेरियल एलेक्सिर सल्फानिलामाइड का एलेक्सिर था और वो 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन्होंने कई जो है मैन्युफैक्चरर्स ने कहा ठीक है हम भी सल्फानिलामाइड बनाएंगे। तो वहां पर जो स्वीटनिंग एजेंट है उसको डिजॉल्व करने के लिए अल्कोहल का, जनरली आपने एलेक्सिर में पढ़ा होगा कि अल्कोहल का यूज करते हैं, लेकिन एक कंपनी ने वहां पर उस स्वीटनिंग एजेंट को डिजॉल्व करने के लिए डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज किया, जो कि एक पॉइजनस सॉल्वेंट है और एंटी फ्रीज है। ठीक है, केमिकल एनालॉग है एंटी फ्रीज का। तो जब तक इस प्रॉब्लम को हम डिस्कवर करते पता चलता 107 लोग मर गए इस दवा को लेने से, और जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। इसी तरह से 1940 और 50 के बीच में एक कंपनी की सल्फाथायाजोल टेबलेट थी, जो कंटामिनेट हो गई सल्फा ड्रग, किसी एक सल्फा ड्रग से, सेडेटिव से, फिनोबार्बिटॉल से। वहां पर भी 300 लोग मारे गए। 1955 में पोलियो वैक्सीन आई थी। वैक्सीन जानते हैं ये क्या है, पहले ही दिया जाता है, जो भी आपके वायरस होते हैं उनको एटेन्यूएट कर दिया जाता है, यानी इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो एक कंपनी थी जो ये पोलियो वैक्सीन बना रही थी, और पोलियो वैक्सीन के जो वायरस है उस कंपनी ने उसको एटेन्यूएट नहीं कर पाया, उसको कमजोर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये बहुत सी इंडिविजुअल्स में जो है पोलियो डेवलप हो गया। 60 लोग लगभग इससे प्रभावित हुए। 1960 में थैलिडोमाइड की एक ड्रग आई यूरोप में, जो कि लेडीज को दी जाती है स्लीपिंग पिल के रूप में, और मॉर्निंग सिकनेस, जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनके मॉर्निंग सिकनेस के लिए। और रेगुलेटरी एजेंसीज जो उस समय थी उन्होंने इंडिकेशन, मतलब परमिशन दे दिया बेचने के लिए कि हाँ आप दवा मार्केट में बेच सकते हैं, और उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन ये ड्रग आगे चल के टीरेटोजेनिक हुई, यानी जो बच्चे पैदा हुए जिनकी माँ ने थैलिडोमाइड ड्रग ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में, उनके आर्म्स और लेग्स, हाथ और पैर डिफॉर्म्ड हुए, बहुत कमजोर या हुए ही नहीं। और इस तरह के 10,000 केसेस इन्फेंट डिफॉर्मिटीज के रूप में जो थैलिडोमाइड से लिंक थे वो पाए गए। 1980 और 90 में एस्टामिनोफेन कैप्सूल्स का एक केस हुआ। 1982 में एक 12 साल की बच्ची जो है मैरी केलरमैन, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसको ठंड लग रही है, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है एस्टामिनोफेन की दे दी, और कुछ ही देर में क्या हुई, वो मर गई। और इसी तरीके से 6 अदर लोग और मर गए, जिसमें से एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स थे, 2 ब्रदर और एक उनमें से एक की वाइफ। जॉनसन एंड जॉनसन ने पूरे नेशन वाइड रिकॉल किया। 31 मिलियन बॉटल्स इन्होंने पैक की थी। उन्होंने अनाउंस किया टाइलिनॉल की बॉटल को कि मार्केट से वापस लेने के लिए अनाउंस किया गया। ठीक है, और ये पाया कि जो है उसकी टेम्परिंग हुई थी, मतलब कंटामिनेटेड हुई थी साइनाइड कैप्सूल से। मीन्स इस तरह से जो है कई घटनाएं हुई, और तब हमको लगा कि नहीं, हमारा ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जिससे इन दवाओं पर कोई कंट्रोल किया जाए। ये नहीं हो कि हाँ कोई भी आके दवा बना दे और मार्केट में हम ले लें। तो दोस्तों जीएमपी क्या है, फार्मास्यूटिकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसलिए इसको हर एक स्टेप पर हमको फॉलो करना ही चाहिए बाय एथिक्स। नमस्कार।